सो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी वर्ग तथा वर्गमूल। ये हमारे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पीईटी परीक्षा होने वाली है 20 अगस्त को, उसमें आपके बहुत काम आने वाला है। सो डिस्कस करते हैं कि वर्ग क्या होते हैं वर्गमूल। देखिए, वर्ग का मतलब क्या है। सपोज दैट मेरे पास कोई संख्या ए है, तो ए का वर्ग का मतलब ये है कि अगर मैं ए की गुणा ए में ही कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, ए का वर्ग। यानी कि ए की ए में गुणा करके जो मेरे पास यहाँ आने वाला है वो संख्या क्या कहलाएगी, ए का वर्ग कहलाएगी। अब मान लीजिए जिस भी संख्या की गुणा उस संख्या में कर दी जाए तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए की पावर 2। तो यानी कि अगर ए का वर्ग लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा, ए की घात 2, क्योंकि जब ए की आप ए में गुणा करेंगे उसे कहेंगे आप ए का वर्ग। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ए का वर्ग हो गया। मान लीजिए जैसे कि आपको 21 का वर्ग करना है, तो 21 के वर्ग का अर्थ क्या है कि आप 21 के 21 में गुणा कर दीजिए। 21 के 21 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 441। तो 21 का वर्ग का मतलब यह है 21 के 21 में गुणा, और गुणा करके जो संख्या आई 441 वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी 21 का वर्ग। ठीक है, यानी 441 क्या हुआ हमारा, 21 का वर्ग हो गया। आगे देखते हैं जरा कुछ एग्जाम्पल्स से। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1 का वर्ग। तो 1 के वर्ग का मतलब क्या है कि आप 1 के 1 में गुणा कीजिए, और आगे क्या, 1 के 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। जैसे 12 का वर्ग हम करते हैं, 12 के 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ये टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, ऐसे अगर आप 6 का वर्ग निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, 6 के 6 में गुणा, और 6 के 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 18 के वर्ग का मतलब है 18 के 18 में गुणा, तो गुणा करके आ जाएगा 324। तो 324 क्या हो गया, ये हुआ 18 का वर्ग। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको 100 का वर्गमूल निकालना है। 100 का वर्गमूल का मतलब वो संख्या जिसका वर्ग है 100, है ना। 100 जिसका वर्ग है वो संख्या होगी 100 का वर्गमूल। यानी कि अगर 10 का वर्ग 100 है, 10 का वर्ग अगर 100 है तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों ऑपरेशन जो हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑपोजिट हैं। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत क्रिया हैं। जैसे प्लस का विपरीत होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन का विपरीत क्या होता है, डिवीजन। ऐसे ही वर्ग का विपरीत क्या हो जाएगा, वर्गमूल, और वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है, इसे सर्ड्स का निशान भी कहते हैं, सर्ड्स यानी करनी। तो करनी में तो ये होता है कि कोई भी घात हो सकती है करनी की, लेकिन वर्गमूल में घात जो होती है करनी की 2 होती है। और क्योंकि प्री अंडरस्टूड है तो यहाँ पर हम घात 2 लिखते नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 100 का वर्गमूल निकालना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 की घात 1/2। जिस तरह से 10 की घात 2 का मतलब क्या था, 100 था, वैसे ही 100 की घात 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, उल्टा प्रोसेस है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए, 10 आया कैसे। 10 वो संख्या है जिसकी उसी में गुणा करने पर 100 आया था, है ना। यानी कि अगर मुझे 100 का वर्गमूल निकालना है तो मुझे वो संख्या ज्ञात करनी होगी जिसकी उसी संख्या में गुणा करने पर वो संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 225 आपके पास, ठीक है, यहाँ देखिए 225 है। अब अगर मैं 225 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ तो मुझे वो संख्या ज्ञात करनी है जिसकी उसी संख्या में गुणा करने पर 225 आ रहा है। और वो संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 15 है। यानी कि अगर आप 15 की 15 में गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, आपके पास 225 आ जाएगा। तो इसका मतलब वर्गमूल कौन सी संख्या होगी, 15 हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, 15 गुणा 15 का मतलब क्या, 225 है। 15 गुणा 15 का मतलब 225 है। तो इस 225 को, वर्गमूल 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 15 गुणा 15 लिख सकता हूँ। भाई मैंने 225 को एक दूसरे तरीके से तो लिख दिया, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। देखिए, वही वर्गमूल का निशान यहाँ पर है, वही वर्गमूल का निशान यहाँ पर है, वही 225 ये है, वही 225 ये है। भाई इस 225 को लिखने का तरीका ही तो बदला है, लेकिन इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि हमने वो संख्या ढूंढ ली जिसकी उसी संख्या में गुणा कर रहे हो तो 225 आ रहा है। यानी जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हो, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 324 का निकाल रहे हो तो 324 का वर्गमूल निकालने का मतलब वो संख्या निकालो पहले जिसकी उसी संख्या में गुणा करने पर क्या आ जाता है, 324, और वो है क्या, 18। देखो यहाँ पर 18 के जब 18 में गुणा कर रहे हो तो 324 आ रहा है।
तो जब 18 के 18 में गुणा करके 324 आता है तो उसका मतलब 324 का वर्गमूल क्या होगी, ये संख्या 18 ही होगी। अब इस तरह से हमको बचपन में सिखा दिया जाता था कि भाई जो जोड़ा बन रहा है उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन दरअसल बाहर निकालने वाली कहानी है नहीं। हमने वर्गमूल के चिन्ह के बाहर नहीं निकाला, हमने सिर्फ वर्गमूल ज्ञात किया है, बाहर कुछ नहीं आ रहा। एक तरह से बाहर आता हुआ लग रहा है, कह सकते हैं हम, कई बार हो सकता है मेरे मुंह से भी निकल जाए, क्योंकि बचपन से हमने वही पढ़ा है तो वही हमें आदत भी है बोलने की। लेकिन टेक्निकली हो क्या रहा है कि जब हम 324 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम वो संख्या निकाल रहे हैं जिसकी उसी संख्या में गुणा करने पर क्या आ जाता है, 324 आ जाता है। तो वो संख्या थी 18। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जब 18 के 18 में गुणा करके 324 आता है तो इसका मतलब वो संख्या 18 हुई, जो कि 324 का वर्गमूल हो गई, है ना। तो ये इसके बाहर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन दरअसल हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, बाहर कुछ नहीं निकाला हमने। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं। 49 का मतलब ये है कि 7 के 7 में गुणा करोगे तो 49 आएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे 36 का मतलब क्या है कि 6 के 6 में गुणा करो तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही 64 के वर्गमूल का मतलब क्या है कि वो संख्या निकाल लो जिसकी उसी में गुणा करने पर 64 आया, तो वो 8 है। तो 8 की 8 में गुणा की तो 64 आया, तो इसका मतलब 64 का वर्गमूल क्या हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कुछ भी 3025 है, आप 3025 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो वो संख्या निकाल लीजिए जिसकी गुणा करने पर क्या आ जाए 3025, तो वो होती है 55। तो 55 की 55 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3025, यानी कि 55 वो संख्या है जो 3025 का वर्गमूल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या होते हैं और वर्गमूल क्या होते हैं। मान लीजिए 55 का वर्ग निकालना है तो 3025 है, लेकिन अगर 3025 का वर्गमूल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब जो अगली बात समझने की है वो ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि मान लीजिए हमने लिया था 324, तो 324 ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी उसी में गुणा करें तो 324 आ जाए, तो 18 वहाँ हमें दिखाई दे रहा था तो हमने लिख दिया 18। लेकिन अब इन सवालों में मान लीजिए जैसे हमें दिख ही नहीं रहा, हम ढूंढेंगे कैसे, यानी कि हम ये स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे, तरीका क्या है। तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड की कब जरूरत पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की कब जरूरत पड़ेगी, ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। और आपको जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सीधी सी बात है आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर मैं किस तरीके को यूज़ करूँ ताकि मुझे सवाल करने में कम टाइम लगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपको ये ढूंढना है। जैसे कि 81 है, अब 81 के सबसे पहले सीधी सी बात है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो सबसे पहले मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम देखते थे किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा 27 बार, फिर 3 से कट जाएगा ये 9 बार, फिर 3 से कट जाएगा ये 3 बार। तो ये क्या बन गया, ये हो गया 3 की 3 में गुणा की और 3 की 3 में गुणा की। तो यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करने पर ये आया। ठीक है, जोड़ा बन गया। तो ये हमने ले लिया 3 गुणा 3। देखिए एक जोड़े का मतलब है एक आंसर, दूसरे जोड़े का मतलब है दूसरा आंसर। भाई आंसर क्या है, यहाँ पे 18 होता था, है ना। तो वो आंसर आता कहाँ से था, जोड़े से। जोड़े का मतलब क्या है कि जिसकी उसी संख्या में गुणा की। अब मान लो एक से ज़्यादा जोड़े बन रहे हैं तो हर एक जोड़े की गुणा करनी पड़ेगी, तो आंसर हो गया 9। लेकिन समस्या ये है कि जब 5041 का आप निकालोगे तो आप ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि ये है 71 गुणा 71। ठीक है, अब 71 एक अभाज्य संख्या है। अब 18 होता तो ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो आप 2 से भी काट लेते, 3 से भी काट लेते, इसे किससे काटोगे, नहीं काट पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में जब एक तो क्वेश्चन बड़ा भी हो जहाँ पर हम आइडिया ही ना लगा पाएं कि भाई ये किससे कटेगा, जैसे इस क्वेश्चन में ये एक बड़ी संख्या है, अब बड़ी संख्या में हमें आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि किससे कटेगा। आगे जाके हो सकता है, फिर हो सकता है शुरू में हमें वो कटता हुआ दिखाई दे, 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए, लेकिन फिर हो सकता है आगे जाके वो एक ऐसी संख्या बन जाए, यानी ऐसी संख्या का वर्ग बन जाए जो कि एक अभाज्य संख्या है, और वो बड़ी संख्या जैसे 71 एक बड़ी संख्या है। तो जब तक हम 71 तक पहुंचेंगे पता चल रहा है तब तक तो एग्जाम का टाइम ही खत्म हो गया। तो उसके लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम कैसे करते हैं, सपोज दैट ये 5041 है, तो लास्ट से हम पेयर बनाएंगे इसमें। ठीक है, और अब हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसकी उसी संख्या में गुणा करें और वो 50 के पास हो। ठीक है, जैसे भाग में हम करते थे तो हम छोटी संख्या ढूंढते थे, यहाँ पर भी हम छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो जैसे 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ गया, 2 के 2 में गुणा करेंगे 4 आ गया, 3 के 3 में गुणा करेंगे 9 आ गया। तो ऐसी सबसे पास कौन सी बैठेगी, इसके साथ।
क्योंकि 7 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यानी कि हमें 7 बार पहाड़ा पढ़ना है और 7 का ही पहाड़ा पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि अब मैं 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा और कितनी बार पढ़ूंगा, 7 ही बार पढ़ूंगा। तो ध्यान देना है कि जो भी संख्या हम उतारेंगे उतनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। इसके बाद हम क्या करते थे, घटाते थे, घटाएंगे 50 में से 49 के बचा 1। अब अगली बात ध्यान देने की ये है कि पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल डिवीजन करते थे तो एक संख्या उतारते थे। यहाँ पर हमने जोड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमें जोड़े में उतारना है, तब हम उतारेंगे इसे इस तरह से। अब अगला काम यह है कि जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा उतना हम यहाँ पर जोड़ेंगे। 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब यहाँ पर एक संख्या लेनी है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो फिर मैं 1 ही बार पहाड़ा पढ़ूंगा। मान लो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया तो मैं 2 ही बार पहाड़ा पढ़ूंगा। तो मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ। अब मैंने जैसे यहाँ पर 1 ले लिया तो 141 बन गया। अब मुझे 141 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना है क्योंकि मैंने यहाँ पर कितना उतारा था, 1 उतारा था। तो 141 से कम 141 हो गया तो 1 कट गया। तो इसका मतलब मेरा वर्गमूल कितना आ गया, 71 आ गया। तो यहाँ पर मुझे ढूंढना नहीं पड़ा और आसानी से क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसी कंडीशन में आपके काम आएगा जब सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके हैं वर्गमूल निकालने के। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि ये चैप्टर में समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और किस तरह से हमें उन्हें करेंगे। ओके, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5808/48 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, 48 से 5808 को भाग करेंगे। जब 48 से 5808 को भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 121। इसका मतलब अब 121 का वर्गमूल निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 11। ठीक है भाई, 11 गुणा 11 कितना होता है, 121 होता है। तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ऐसे छोटे मोटे वर्गमूल हमें याद होने चाहिए, कम से कम 25-30 तक तो आप याद करके रखिए वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल से मेरा मतलब यह है कि 1 से लेके 25 या 30 तक आप वर्ग याद रखिए। और जो संख्याएं आएंगी, जैसे मान लीजिए 30 का वर्ग 900 आता है, तो 900 को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको एक और तरह से सोचूं और मैं ऑप्शन से करने की इसको ट्राई करूं तो देखिए यहाँ एंड में 8 आ रहा है, यहाँ एंड में 8 आ रहा है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 तरीके से 8 से 8 को डिवाइड करने पर 2 तरीके हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई संख्या होगी जिससे मल्टीप्लाई करके 5808 आया होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है मेरे पूर्णांक हैं, दशमलव में तो है नहीं। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि 8 की किसी संख्या से गुणा करें और यूनिट डिजिट भी 8 आ जाए। देखिए 48 से हमने गुणा किया किसी संख्या x को और हमारे पास आ गया 5808। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि 8 को मल्टीप्लाई करो और यूनिट डिजिट 8 आए। तो ऐसा पॉसिबल है या तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो 8 एकम 8, या फिर 8 से 48 से करो। तो ये हो सकता है कि या तो यूनिट डिजिट 1 हो या 6 हो। ठीक है, तो जो भी कट के आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 पॉसिबल है या 6 पॉसिबल है। समझ में आई बात, या तो 1 पॉसिबल है या 6 पॉसिबल है, क्योंकि ये जो आया है मल्टीप्लाई 48 में करनी है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 पॉसिबल है जो यूनिट डिजिट 8 आ जाए, या फिर 6 पॉसिबल है, या तो 8 एकम 8 होगा या 6 48 का 8 होगा। तो अगर 6 होगा तो देखिए 6 का वर्गमूल या तो 4 पॉसिबल है या 6 पॉसिबल है ना। 4 के 4 में गुणा करने पर या तो 6 आता है, या 6 के 6 में गुणा करने पर 6 आता है। यहाँ पर 6 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर पॉसिबल क्या हो गया, 1। तो देखिए 1 कब पॉसिबल है, या तो 1 आ रहा हो या 9 आ रहा हो। अब यहाँ पर हमारे पास 11 भी है और 19 भी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि या तो 11 होगा या 19 होगा। लेकिन अगर 19 ही गुणा करते हैं, 19 गुणा 19 होता तो 361 होता, और 361 की जब 48 में गुणा करोगे तो 48 थे कितने होते, 144। तो 2 डिजिट ये यहाँ, तो ये 5 डिजिट का हो जाता। तो सीधी सी बात है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ तो इस चीज़ में लग रहा है टाइम, लेकिन अगर आपको ऑप्शन से करने की आदत पड़ जाएगी तो ये चीज़ें आप मन में सोच रहे होंगे और विदिन 10 से 15 सेकंड आप सॉल्व भी कर रहे होंगे। अगला सवाल चेक कर लेते हैं। अब इस सवाल में हमें मान लिया यहाँ पे x है, x की वैल्यू याद करनी है। तो 324 का वर्गमूल आपको मालूम होना चाहिए कि 18 होता है। 18/1.5 मैं ये मान लेता हूँ कि ये डेसिमल हटा दी तो ये इतना आ गया, बराबर कितना है, x के बटे में 256 का वर्गमूल यानी 16। अब अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊँ तो गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 180 गुणा 16।
और बटे में आ जाएगा 15। तो 15 के किस में गुणा करेंगे 180 आ जाए तो 12 होता है। 15 से 180 को भाग करेंगे 12 बार जाएगा और 16 और 12 को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192। ठीक है, कितना आ जाएगा 192। अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या करना है, हमें दिया है √24 प्लस √216 बटे √96। तो देखिए 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ऐसे ही मैं 16 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 6 गुणा 6, 2 से 16 को लिख सकता हूँ ऐसे। और 96 को लिख सकता हूँ मैं 4 चौक 16 छिक्का 96। अब देखिए जो जोड़े बन रहे हैं उन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 बाहर आ गया, 2 आ गया, अंदर क्या रह गया 3 और 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया। ऐसे यहाँ पे 4 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया। अब 2 √6 यहाँ पर है और 6 √6 यहाँ पर है, तो कितने √6 हमारे पास 8 √6 बटे में हो गए 4 √6, √6 से √6 गया, 4 दूनी 8, आंसर कितना हो जाएगा 2। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इस तरह के सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। यहाँ पे हमें करना होगा हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण से मतलब क्या है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 1/√2। अब इसका परिमेयकरण करना हर का। देखिए ये होता है अंश और बटे में क्या होता है हर। अच्छा इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं 1/√2। अब हर का परिमेयकरण करना है, नहीं इसका करना है। अब √2 अपरिमेय संख्या होती है तो हमें मालूम है भाई परिमेयकरण किसका करेंगे, जो परिमेय नहीं होगी यानी अपरिमेय होगी। तो एक तो परिमेय संख्या है तो हर का परिमेयकरण करना है। ये कन्वेंशन है, मान लीजिए एक रिवाज सा है कि गणित में हम बटे में यानी कि हर के रूप में हमेशा एक परिमेय संख्या ही रखते हैं। मान लीजिए कोई सवाल हमने सॉल्व किया और एंड में क्या हो रहा है हर अपरिमेय संख्या आ रही है, तो हम कोशिश करें कि उसे परिमेय बना लें, उसका परिमेयकरण करके और फिर हम आंसर लिखें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपको परिमेयकरण करके ही आंसर मिलेगा। हो सकता है कई बार आंसर में परिमेयकरण ना किया गया हो, लेकिन हमें आदत डालनी है कि हम परिमेयकरण करना सीखें, हम परिमेयकरण करें। तो परिमेयकरण मान लीजिए ये 2 तरह से हम देखेंगे, 3 तरह से सवाल आते हैं। हो सकता है कि हर में एक ही पद हो। अब देखिए √2 है तो हम क्या करेंगे, √2 के अंश और हर में गुणा कर देंगे। भाई अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने का मतलब क्या है, ये कट जाएगा तो ये तो एक ही रहेगा, है ना। √2 बटे √2 का मतलब क्या है 1। तो टेक्निकली हमने जो ये गुणा की है वो किससे की है 1 से, और 1 से गुणा करने पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब ज़रा देखिए √2 की 1 में गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा, और वर्गमूल में जब गुणा होती है या करनी में जब गुणा होती है तो वो ऐसे हो जाएगी। अब देखिए जोड़ा बनने पे बाहर निकाल देते हैं, ये हम हमेशा से सुनते आए, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया। अब इस प्रोसेस में मान लीजिए अंश अपरिमेय हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हर का परिमेयकरण करना है उस प्रोसेस में, भले ही हमारा अंश अपरिमेय हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर 2 पद हों, है ना, मान लीजिए जैसे 2 पद हों, ये ऐसे होता है √2 - 1। तो 2 पदों की सीधी सी बात है कि बीच में या तो माइनस दिया होगा या प्लस दिया होगा। ठीक है, गुणा से पद अलग नहीं होते, प्लस माइनस अलग करते हैं। तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ये बीच का चिन्ह है ना, जैसे यहाँ पर हमारा माइनस है, हम उसका चिन्ह बदल के अंशों में गुणा करेंगे। तो √2 + 1, ध्यान रखना माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, और अगर प्लस होगा तो हम माइनस कर देंगे। मान लो ये सवाल ऐसे होता √2 + 1, तो गुणा कैसे कर रहे होते हम, √2 - 1 की। ये ध्यान रखना है। इस सवाल में हमें यही काम करना है। हमें क्या दिया हुआ है, √5 - √3 बटे में है √5 + √3। अब इसके मान देखिए, इसके बटे में 1 होगा, इसके बटे में 1 होगा, यहाँ बटे में 2 है, इसके बटे में 1 होगा, यानी हर का परिमेयकरण हुआ है। तो हमें भी यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा, जो नीचे वाला पद है, जो हर है, उसके चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करनी होगी। तो गुणा कर देते हैं, प्लस दे रखा है तो माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखिए √5 - √3, √5 - √3, तो ये हो गया √5 - √3 का वर्ग। लेकिन नीचे क्या हुआ, अगर मैं इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ,
तो ये भी a हुआ और ये b हुआ, तो ये क्या हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। और जब आप a प्लस बी की a माइनस बी में गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। अब अगली बात समझने की ये है कि कभी भी वर्ग हमेशा वर्गमूल से कट जाता है, तो ये वर्गमूल को काट देंगे। ऊपर देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a की जगह हमारे पास √5 है, b की जगह हमारे पास √3 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ तो बचा 5 और ये बचा 3। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो ये बचेगा कितना, 5 यहाँ बच गया, 3 ये बच गया, 5 और 3 ये हो गए, इधर हो गया 2, और मैंने बताया था कि अनरूट में गुणा हो जाएगी, तो 3 पंजे कितना आ जाएगा 15। देखिए ये √5 है, अनरूट के अंदर है, ये √3 अनरूट के अंदर है, तो अनरूट के अंदर इनकी गुणा हो जाएगी, तो 5 3 15 आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 5 में 3 गए 2। अब 5 और 3 कितने होते हैं 8, देखिए 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं, माइनस 2 √15 में दिया ही हुआ है, तो 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 से 8 भी कट जाता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। जब देखिए 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8 आ जाएगा, और ये 2 कॉमन ले लिया हमने ये वाला, तो यहाँ बचेगा √15 और बटे में क्या है 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस √15, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमने हर का परिमेयकरण किया, हर का परिमेयकरण करके हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 4 माइनस √15। 2-3 बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले सवाल को डिस्कस करने के बाद मैं यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे हमारे सवाल आगे के कैसे आसान हो सकते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/√9 माइनस 1/√8। देखिए ये सवाल ऐसे भी हमें दिया हो सकता था कि 1/3 माइनस √8, क्योंकि जब √9 का मान निकालेंगे आप तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, तो ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से दिया हुआ है तो हमारे लिए आसान किया हुआ है, ध्यान दीजिए। अब इस तरह के सवाल में आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो नीचे हर में दिए हुए हैं संख्या अंतर के रूप में दी हुई है, अंतर के रूप में दें या प्लस के रूप में दें, कोई भी दिया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन देखिए ये जो दोनों संख्या हैं उनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अगर डिफरेंस 1 का है तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान रखना है, और ऊपर हमें 1 दिया हुआ है तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, इनका चिन्ह बदल लेना है, √9 प्लस √8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताइए √9 कितना है, मैं पहले बता चुका ये तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3, और √8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 का अंडर वर्गमूल, यानी कि अब ये देखिए जोड़ा बन रहा है, तो ये वर्गमूल के चिन्ह के बाहर लिखा जाएगा और अंदर रह जाएगा 2, तो आंसर है हमारा पहला। लेकिन ऐसा हमने किया क्यों, वो हम उसी तरीके से करके देख लेते हैं जो हमने अब तक देखा है। चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करनी है, तो गुणा कर लेते हैं, फिर माइनस का चिन्ह था, प्लस की गुणा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तो 1 है, तो 1 की गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रह जाएगा √9 प्लस √8, और नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी √9 का वर्ग हो जाएगा माइनस √8 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए वर्ग से वर्गमूल तो कट जाने हैं, और 9 और 8 का अंतर कितना है 1, और बटे में 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना आ गया हमारा, इतना। तो यही हमने यहाँ पे किया था। तो इतना लंबा न करके अगर हमारा अंतर नीचे 1 आ रहा है और ऊपर भी 1 है, तो नीचे आपको क्या करना है, सिर्फ चिन्ह बदल देना और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इसको और सॉल्व किया जा सकता था तो हमने और सॉल्व किया, और आंसर फिर हमारा आ गया 3 + 2√2। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब इस सवाल को देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हम इस तरह के सवाल में दशमलव गिन लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ पर 3 दशमलव यहाँ हो गए, 1 2 3, फिर यहाँ 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 9 दशमलव हैं ऊपर। नीचे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 ही नीचे भी हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सारे दशमलव आपस में कट जाएंगी। तो इस सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा 324 गुणा 81 गुणा 4624 बटे में आ जाएगा 15625 गुणा 289 गुणा 729 गुणा 64। सारे दशमलव हमने हटा लिए। अब देखिए 81 निमा 729 होते हैं, 9 से काट लीजिए इसे, 9 × 27, 9 × 54, और 289 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार जाएगा। यहाँ जाएगा आपके पास 16 चौके 64, 4 से कटेगा 36, 9 बार। आपके पास बचा 9 बटे 15,625। आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब 3 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 15,625 जो है 125 गुणा 125 होता है। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए 15,625 के, तो कितने आ जाएंगे, 6 बार 5 आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ करके। ये आ जाएगा 3125, फिर आ जाएगा आपका 625, फिर आ जाएगा आपका 125, फिर आ जाएगा आपका 25, फिर आ जाएगा 5। तो 3 5 ये रहे और 3 5 ये रहे, तो 3 5 का मतलब हो गया 125 गुणा 125, तो बटे में आ जाएगा 125। अब देखो 125 है क्या, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब बटे में अगर 5 ही 5 आ रहे हैं तो दशमलव में चेंज करने के लिए देखिए आंसर, क्योंकि डेसिमल में भी पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, जितने 5 हैं उतने ही 2 की ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अंश और हर में। तो इसमें क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 10 आ जाएंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा 8 या 24, तो 24 बटे कितना आ जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1000। तो अब इन्हें हटाएंगे तो दशमलव के 3 स्थान लगेंगे, लेकिन हमारे पास तो 2 ही हैं, तो 1 लगा लेंगे हम 0, और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, डिवाइड करना आपको आते होगा, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर है। ठीक है, 3 डिजिट थे, 3 ही डिजिट हमें यहाँ दशमलव के चाहिए थे, तो ये ध्यान रखना है कि 0 आप पीछे नहीं लगाएंगे, यहाँ आगे लगाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे, और दशमलव को अकेला नहीं छोड़ते, तो यहाँ पे फिर हमने एक 0 लगा लिया, तो ये आ गया 0.024। अगला क्वेश्चन है हमारा, √10 गुणा √15 किसके बराबर होगा। देखिए √10 की जब √15 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10, 10 का तो हो गया 2 गुणा 5, और इनके आपस में गुणा होगी तो कुछ ऐसे ही तो होगा ये 10 गुणा 15। तो आप ऐसा ना करके डायरेक्ट ऐसे कीजिए, और 15 को लिख सकते हैं आप 5 गुणा 3, तो यही तो वर्गमूल हुआ, और ये 5 का जोड़ा बन गया, तो अंदर क्या रह गया 2 3 6। तो ये आपका पहला ऑप्शन, आसान सा क्वेश्चन था। इसे देख लेते हैं। देखिए 3.6 में से पहले आप 0.36 को जब घटाएंगे तो देखिए, क्योंकि इसके 2 डिजिट थे तो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट बना लिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24। अब इसका निकालना हमें वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.8। कैसा है मैं बता देता हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, बटे में 100 लिख सकता हूँ। देखिए 2 डिजिट थे डेसिमल के, तो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब ये तो होता है 18 का वर्ग, और 100 होता है 10 का वर्ग। ठीक है, और इससे ये हटाया तो ये आ गया हमारा एक डेसिमल, तो 1.8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कैसे करेंगे। जब एंड में 25 आ रहे हों, 2 एंड में जब 25 आ जाएं, तो आपको क्या करना है, जो 650 है इसको चेक करना है। 650 जिन 2 लगातार संख्याओं के गुणा करके आ रहा होगा वही उत्तर होंगे, तो ये आपको चेक करना होगा। अब देखिए किन 2 लगातार संख्याओं के गुणा करके 650 आ जाएगा, वो आ जाएंगे आपके 25 और 26। ठीक, देखिए इसका वर्गमूल इतना तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ तो वर्ग भी दे रखा है, तो देखिए वर्ग के अंदर ब्रैकेट की एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है, तो इसको अगर मैं हटा भी दूँ तो हमारे पास बचा तो वर्गमूल ही ना।
तो सीधी सी बात है, इसका वर्गमूल ये तो नहीं होगा। ये जो 25 है एंड में 5 ज़रूर देगा, ठीक है, जिसके एंड में 25 आ रहा है तो ध्यान रखो उसके वर्गमूल में 5 ज़रूर आ रहा होगा। तो सीधी सी बात है हमारे पास यही संख्या रह गई। तो आप चाहें तो 25 गुणा 26 चेक करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। अदरवाइज़ आप फैक्टर भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा। ऐसे में जो मैंने तरीका बताया है ऐसे में आप जल्दी कर सकते हैं। देखिए 25 को अलग हटा लीजिए, 25 का आ जाएगा आपके यहाँ 5, और यहाँ पर ऐसे संख्या ढूंढ लीजिए जिनकी गुणा करके, और वो लगातार होनी चाहिए, जिनकी गुणा करके 650 आ जाए। तो देखिए ये तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, सीधी सी बात है ये तो उत्तर होंगी नहीं, जीरो भी नहीं हो सकता, तो यहाँ तो सीधा सीधा हम आंसर लगा सकते थे। लेकिन फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि 25 पहली संख्या आ गई तो हमें अगली संख्या लेनी होती है गुणा करने के लिए। जैसे मान लीजिए 45 का आप वर्ग निकाल रहे हैं, तो आप 5 का 25 ले लीजिए, और 4 से अगली संख्या क्या होती है 5, तो 4 पंजे 20, ऐसे वर्ग निकल जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए भी हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये है इसको मैं अलग ले लेता हूँ, और नीचे जो ये 196 का वर्गमूल है इसे मैं 14 लिख लेता हूँ, बराबर में हमारे पास 72/56। तो 14 से 56, 14 चौके 4 बार कट जाएगा, और 4 से 72 कट जाएगा 18 बार। अब मुझे बताइए ये कोई संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला गया है, और वो वर्गमूल कितना है 18। तो 18 किसका वर्गमूल होता है 324 का, या यूँ कह लीजिए कि 18 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो आंसर हो गया आपका 3। आगे देखिए 32 √32 प्लस √48/8 प्लस √12। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो गया 4 चौक 16 दूनी 32, दो भी कर सकते थे पर मुझे बड़ा जो संख्या दिखाई दे रही है मैं वो लिख रहा हूँ। ऐसे 4 चौक 16 थी 48, नीचे हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर ही हो गया 2 दूनी 4 3 12। तो जो जोड़े बन गए हैं उन्हें बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 4√2 प्लस 4√3 बटे में 2√2 प्लस 2√3। अब देखिए ऊपर 4 कॉमन है, नीचे 2 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा √2 प्लस √3, नीचे 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा √2 प्लस, अच्छा यहाँ 3 बचेगा ना, देखिए यहाँ पे 3 बचेगा, तो √3, इससे से काट दो, 4 से 2 कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन 2। ऑप्शन भी 2 और आंसर भी 2। अब देखिए इस सवाल को, ये सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है लेकिन मुश्किल ज़्यादा नहीं है, आसान सवाल है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो। अब देखिए क्योंकि इसके बटे में तो 1 है, तो इनकी आपस में गुणा करेंगे, नीचे वाले के आपस में गुणा। ये जब एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा इसमें कर देते हैं। जब इसकी गुणा करेंगे तो देखिए इस संख्या को देखो और इस संख्या को देखो, ये सेम है, तो जब इनकी आपस में गुणा होगी तो ए की मान लो ए में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर a नहीं है, √a है, तो √a की √a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि a। तो अंडर के अंदर मान लो जैसे √2 के √2 में गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा 2 आएगा, √3 की अगर √3 में गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, √5 की अगर √5 में गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। ऐसे ही √5 प्लस 2√6 की √5 प्लस 2√6 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 2√6, माइनस में कितना है 1 और बटे में आ जाएगा 5 प्लस 2√6। तो भाई यहाँ 5 में से 1 कट जाएगा, घट जाएगा, यानी कि तो 5 में से 1 गया तो बचा 4 प्लस 2√6, क्योंकि 2√6 तो पॉजिटिव है, और नीचे है √5 प्लस 2√6। अब देखिए क्योंकि बटे में कुछ आ नहीं रहा तो सीधी सी बात है कि हर का परिमीकरण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए क्या ऐसे पॉसिबल है कि ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो और वर्ग से वर्गमूल कट जाए, है ना। देखिए अगर इस तरह से हमें दिया है तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो ये इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। देखो यहाँ पे प्लस है
तो ये जो होगा हमेशा 2ab होगा अंडर रूट में जो आ रहा है। तो ऐसी कोई संख्या है कि जिन्हें आपस में गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ें तो 5 आ जाए, तो वो होती है 3 और 2, यानी अंडर रूट 3 और 2 से बने हुए हैं। चेक कर लो, यानी अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग, भाई वर्ग से वर्ग कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, ये रहा हमारा 5। और 2a भी बनाऊंगा तो 2ab, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 थी 6, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो इतना ही है ये, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, या यूँ कह सकता हूँ मैं कि ये है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये वर्गमूल में दिया हुआ है तो पूरे का वर्गमूल, अब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ऊपर 4 है, सॉरी वो नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बराबर 2 होता है, यानी इनको मैं 2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 को मैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा 4 है इसको मैं 2 गुणा 2 लिख देता हूँ, और इस 2 को मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, सॉरी 2 प्लस इधर हो जाएगा 2 अंडर रूट 6, इस 6 को मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, बटे में कितना है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए क्या कॉमन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, अंडर रूट 2 यहाँ पर है, अंडर रूट 2 यहाँ पर है, तो कॉमन ले लिया 2 अंडर रूट 2, तो क्या बचा, यहाँ बचा अंडर रूट 2 और यहाँ बच गया अंडर रूट 3, और बटे में भी यही है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना रह जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, एक बार क्योंकि सवाल बड़ा है तो आप 2-3 बार इस सवाल को रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये हमने कैसे किया है। अब देखिए 0.0049 का वर्गमूल प्लस 0.02 इस पूरे का वर्गमूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दिया हुआ है तो जो सबसे अंदर वर्गमूल है उसको निकालेंगे। तो देखिए 49 तो होता है 7 का, ठीक है, यानी 7 गुना 7, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट डेसिमल के हैं, सीधी सी बात है बटे में ही आ रहा होगा 10,000, यानी 4 0, 4 डिजिट डेसिमल के हैं तो 4 ही 0 आएंगी, तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 डिजिट आ जाएंगे, तो हो जाएगा 0.07, यानी इतने की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.07, और ये है 0.02, इन्हें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 0.09, यानी कि 9/2 0 हैं, 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ गई, वर्गमूल निकालोगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 0.3, ऑप्शन 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ये, तो देखिए 225 का आप वर्गमूल निकालिए, आ जाएगा 15 को इसमें जोड़िए, यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो कितना आ जाएगा आपके कुल मिलाकर आ जाएगा 169। अब 169 का क्या है, वर्गमूल है, 169 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 13, तो 13 को इसमें जोड़िए तो आ गया 15,625। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि 15,625 का वर्गमूल कितना होता है 125 होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हम वही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। देखिए ये है 3, तो ये क्या था दरअसल √9 था, इस तरह का सवाल किया था हमने जहाँ पर ये वैल्यू आ रही थी, और ऊपर देखिए क्या है 1 है, तो देखिए यहाँ सब में ऊपर 1 है, ठीक है, सब में ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, और नीचे देखिए गैप 1 का है, यहाँ पर गैप 3 का है, तो इसको सॉल्व करते टाइम ध्यान देना, बाकी इतना हिस्सा जो है ये तो हमारा सेम है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस √8, ठीक है, पहला ये हो गया। यहाँ पे फिर क्या है माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे √8 - 7 है तो क्या हो जाएगा √8 + 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है
तो √7 प्लस √6 आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस माइनस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा √6 प्लस √5। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, चिन्ह बदल देंगे, √5 प्लस √2, और नीचे देखो अंतर कितने का है, 3 का है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, जितने का गैप होता है बटे में उतना ही आ जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर गैप 1 का होता तो बटे में इन सबके 1 होना था, लेकिन बटे में 1 लिखते नहीं, तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं। लेकिन यहाँ पर गैप 3 का है तो हमने यहाँ बटे में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा 3 प्लस √8। अब देखिए इस माइनस की जब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों प्लस के माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -√8 -√7। अब देखिए प्लस का है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जैसे साइन है वैसे साइन आ जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गए। यहाँ पे फिर माइनस आ गया तो ये दोनों फिर नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -√6 -√5। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल इसे सॉल्व नहीं कर रहे हूँ। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 3 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √2 बटे 3। अब ऐसे करते हैं 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, 3 के 3 में मल्टीप्लाई करो, या इसे ऐसा करते हैं 3 को ऐसे रहने देते हैं, सिर्फ √5 में कर लेते हैं, तो हो जाएगा √5 यानी कि 3 √5 प्लस √5 प्लस √2 और इतने के बटे में 3। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए तो ये मैंने अलग ले लिया। अब देखिए माइनस के ये √5 थे, माइनस के 3 √5 और प्लस का 1 √5 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, तो बचेगा माइनस का 2 √5 प्लस √2 और बटे में कितना हो जाएगा, 3। अच्छा देखिए ये इतना है माइनस, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या है, प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस को यहाँ लगा लेते हैं और इसे लिख लेते हैं प्लस। ठीक है, तो अब √2 की देखिए कुछ वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ, इन्हें याद रख लेना। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब हम इन्हें निकाल भी सकते हैं वैसे तो, पर टाइम टेकिंग हो जाएगा और हमारे पास इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन्हें याद कर लेते हैं 2-3 वैल्यूज़ को और इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो √5 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, √5 की वैल्यू होती है हमारी 2.236। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ हमें याद रख लेनी है, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। तो करते हैं आगे सॉल्व। ये -2 गुणा में क्या है, √5 यानी 2.236 प्लस √2 का मतलब हो गया 1.414 और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 3, तो 3 ये प्लस है। अब देखिए 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4.466 प्लस 1.414 पूरे के बटे में 3। ठीक है, आगे देखिए, अब लेते हैं इनको घटा, तो माइनस के ज़्यादा है माइनस के बचेंगे ऑब्वियसली, तो हो जाएगा 3 प्लस ये बचेगा 6 में से 4 गए 2, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 4 गया 0.4 में से 1 गया बचा -3। ठीक है, ये इधर आ गया। अब देखिए ऐसा करते हैं, ये माइनस का बचा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 माइनस 3 से काटिए इसे, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 0, 3 एकम 3, 321 समथिंग कुछ इतना आ जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.992 कुछ इतना आ जाएगा, शायद 982। ठीक है, तो अगर इसे 7 भी कर लें तो 983 आ जाएगा। तो नियर अबाउट कितना, ये कितना हो गया 98132 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, जितनी भी आए तो हम 1.98 मान लेते हैं, तो ये किसके बीच आ जाएगा, 1 और 2 के बीच आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमने ये सॉल्व कर लिया, ये हम पहले सीख चुके कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान रखना है कि बीच में गैप इनके 3 था यहाँ पर, तो बटे में भी 3 लिखा गया। बाकी सॉल्व कर लिया हमने। वीडियो को एक बार आप पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल किया कैसे गया है।
अब अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में हमें करना क्या है, देखिए हमें दिया है a और इसे मान लिया हमने b। ये अगर a है और ये b है तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 काट दीजिए, यहाँ वर्ग से वर्गमूल चला जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस, अभी तो कट गया तो बच गया 2 1 कम 2, तो 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 1/2। आंसर हो गया हमारा पहला वाला ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, ऐसा मान लीजिए जैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही था, ऐसा होता अंडर रूट 3 माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर। तो देखो जब गुणा होगी यहाँ पे 3 अगर आ जाएगा तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो कुल मिला के इसके वर्ग और इसके वर्ग के योगफल में से 2 ही तो घट रहा है। देखिए यहाँ पे इनके वर्गों का योगफल है, तो 3 प्लस 1/3 माइनस 2। अब 3 में से 2 क्या बचा 1, 1 से 1/3 आंसर। ठीक है, मान लो ऐसे होता 7 अंडर रूट 7 प्लस, या प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, चलो प्लस कर लेते हैं, अंडर रूट 7 प्लस 1/√7। देखिए प्लस में क्या होगा 2 जुड़ेगा, माइनस में 2 घटेगा, तो हो जाएगा 7 प्लस 1/7 प्लस 2, 7 और 2 हो गए 9 से 1/7। अगर ये घट रहा होता यानी कि ऐसे होता अंडर रूट 7 माइनस 1/√7, इसका स्क्वायर होता तो हो जाता 7 प्लस 1/7 माइनस 2, तो 7 में से 2 गए बचे कितने 5 से 1/7। अब देखते हैं अगला सवाल। ओके, यहाँ पर हमें दिया है अंडर रूट 32.4/x इज इक्वल टू 0.18। ओके, तो ऐसा करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल चला जाएगा, यह बचेगा 32.4/x, उधर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0324। ठीक है, अब क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 32.4 में 0.0324। अब देखो यहाँ डेसिमल के 4 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले तो इन्हें इक्वल कर लो, 0 लगा के 4 कर लिए और डेसिमल से डेसिमल कट गया। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा एक बार, तो आ जाएगा हमारा आंसर 1000। ठीक है, सिंपल है। अब इस तरह के सवाल में हमें जो ध्यान देना, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, हो सकता है देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर इस तरह के सवाल देखो यहाँ पे बीच में प्लस दिया है तो ये सवाल प्लस का है, अगर ये सवाल माइनस का होता तो भी हम इसे कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, पर अगर प्लस का है तो सबसे पहले देखिए जो संख्या है जो रिपीट हो रही है वो 12 है। आप ऐसे 2 लगातार संख्या देखिए जिनकी गुणा करके 12 आ जाए, तो वो होंगी 3 चौक 12। ठीक है, अब मुझे बताइए प्लस करने पर बड़ा हो जाता है, प्लस करने पर बड़ा हो जाता है और माइनस करने पर छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर हमसे प्लस करवाया गया है तो हम बड़ी संख्या ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। लेकिन सवाल अगर ऐसा होता कि √12 माइनस √12 माइनस √12 इस तरह से, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस करने पर छोटा हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका, इस कंडीशन में आंसर हो जाता है 3। देखिए 3 और 4 में एक बड़ा एक छोटा है, 2 लगातार संख्या लेंगे तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो प्लस वाली कंडीशन में आंसर होगा बड़ा वाला और माइनस वाली कंडीशन में आंसर होगा छोटा वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है और सवाल चुटकियों में हो जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में जहाँ पर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है लेकिन बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस कंडीशन में जो भी रिपीट हो रहा है वही आंसर होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। मान लो जैसे आ रहा होता √3 इंटू √3 इंटू √3, इस तरह से आंसर क्या हो जाता 3 हो जाता। अगर ऐसे आ रहा होता √5 इंटू √5 इंटू √5 इस तरह से, तो इसका आंसर क्या हो जाता 5। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है √3 का मान अगर इतना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए क्योंकि इस सवाल में मैंने इस तरह का एक सवाल आपको कराया था √2 वाला, इसका सबसे पहले क्या कर लेना परिमेयकरण कर लेना है। तो परिमेयकरण करने के लिए मैंने बताया था जो बटे में दिया है वर्गमूल में उसी के अंशुरण में गुणा कर लेनी है। घातांक करने में हम ये सीखेंगे कि अगर
ये स्क्वायर रूट ना हो, क्यूब रूट हो या इसके चौथा मूल हो, तब कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर अगर दिया है तो उसी की जो नीचे संख्या दी है उसी की मल्टीप्लाई कर लेनी है। सपोज दैट अगर ऐसे दिया होता 2√3, तो आपको इसको परिमेय बनाना है, और 2 तो परिमेय है, अपरिमेय तो √3 है, तो केवल √3 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हो जाएगा आपका √3/3, इनकी गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, √3 का मान आपको दिया हुआ है 1.732, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, और बटे में 3 है, 3 से आपसे डिवाइड कर लो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 0.5773, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 0.577। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं इसे। तो परिमेयकरण करना है तो √3 के अंशरण में गुणा कर लेते हैं। अब ऊपर हो जाएगा 8 दिया 24 वर्गमूल में, और नीचे देखो √3 के √3 में गुणा हो रहे तो हो जाएगा 3। अब √24 का मान दिया हुआ है 4.899, 4.899, तो इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 16 × 48 33, कितना है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1038 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए भाग विधि से इस तरह के सवाल में जब वो कहे कि घटाने पर या फिर वो कहे जोड़ने पर, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 2 जोड़े बन गए, 10 के लिए हो जाएगा 3 × 9, ठीक है, घटाइए 1 आ जाएगा, पाड़ा पड़ा था 3 बार, तो 3 जोड़ देंगे आ जाएगा 6। अब अगली संख्या उतार ली 38, क्योंकि जोड़ा उतरता है तो मैंने 38 उतार लिया। अब ये हो जाएगा 3 ले लूंगा तो नहीं, यहाँ 2 बार पाड़ा पड़ा जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 124। यानी कि पूर्ण वर्ग होता अगर ये 14 एक्स्ट्रा नहीं होता, तो ये 14 आप इसमें से घटा दीजिए, यही आपका आंसर है, 14 घटा दीजिए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें से 14 घटाएंगे ये हो जाएगा 1024, और 1024 जो है 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। घटाने के लिए आपको क्या करना है, पाड़ा छोटा पढ़ना है। यहीं पर अगर वो आपसे पूछ लेता कि भाई इसमें क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे होते हैं। देखिए यहां तक तो आप सेम करते, 1038 को जोड़े बनाए, 3 × 9, ठीक है, घटाया 1 बचा, जोड़ा उतार लिया, 3 बार पाड़ा पड़ा था, 3 जोड़ दिया। अब यहां पर हमने 2 बार पाड़ा पड़ा, यहां पर हम छोटा नहीं पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे बड़ा पहाड़ा। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 18 189। तो घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा 9 में से 8 5, यानी कि अगर आप 51, इसमें कम रह गया, अगर आप 51 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में वो 33 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपसे ये पूछा गया कि घटाना क्या है, तो आप क्या करेंगे, छोटा पहाड़ा पढ़ेंगे, एक कम। और अगर आपसे पूछा गया क्या जोड़ा जाए, तो फिर आप एक बड़ा पहाड़ा पढ़ेंगे और तब अंतर निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा 14। अगले क्वेश्चन में दिया है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए ये सवाल गुणा करने की जगह अगर भाग देने पर भी आ जाए तो भी सेम ही रहता है। क्यों रहता है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या की खासियत ये होती है कि उसमें किसी संख्या की उसी में गुणा की गई होती है। अब जैसे 24 है, 24 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यह 24 प्राइम फैक्टर कर लिए। अब देखो 2 की 2 में तो गुणा हो रही है इस वाले में, लेकिन इस 2 की गुणा करने के लिए एक 2 नहीं है, एक और होना चाहिए था। इस 3 के साथ गुणा करने के लिए एक और 3 नहीं है, तो एक 2 और एक और 3 होना चाहिए था। ठीक है, गुणा करने के लिए। तो अगर हम इस 2 × 3 की गुणा कर देंगे इसमें, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि देखो फिर उस कंडीशन में इसका भी जोड़ा बन जाएगा और इसका भी जोड़ा बन जाएगा। इसका जोड़ा पहले से बना हुआ है, तो आंसर है 6 गुणा करने पर। लेकिन अगर वो भाग करने के लिए क्या था, सपोज दैट ये है, तो ये उस कंडीशन में जब हम जोड़ा बना रहे थे तो हम देख रहे थे कम क्या है, इसमें देखेंगे एक्स्ट्रा क्या है। देखो एक्स्ट्रा ये है, अगर ये हट जाए तो ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, जोड़ा ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 × 3 और 2 दूनी 4, यानी ये जोड़ा रह जाएगा, तो उस कंडीशन में पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
तो ये सवाल चाहे गुणा करने के लिए दे या भाग करने के लिए दे, दोनों कंडीशन में क्या करना है, प्राइम फैक्टर कीजिए। ठीक है, जैसे इसके हमने किए, जो जोड़ा बन रहा है उसे हटा दीजिए और जो बच गया है उसी से गुणा करते हैं और उसी से भाग भी करते हैं। तो आंसर आ गया आपका 6। अब इस सवाल में कह रहा है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 21, 36 और 56 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। लेकिन एलसीएम ना लेकर के हम क्या कर लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 3 गुणा 7 होता है 21, 36 होता है 2 दूनी 4, 12 आती है 36, वहीं 56 क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। अब आप ऐसे कीजिए, कहीं पे भी 2 आपको कॉमन दिख रहे हैं तो उन्हें ले लीजिए। जैसे मुझे यहाँ 2 बार 2 यहाँ कॉमन दिख रहा है तो इन्हें मैंने एक साइड लिख लिया। फिर मुझे ये 7 और ये 7 यहाँ कॉमन दिख रहे हैं। देखिए 2 में कॉमन होनी चाहिए, अकेले अकेले नहीं। तीनों में कॉमन है, ठीक है, इसमें तीनों में कोई कॉमन नहीं था तो मैंने 2 2 के कॉमन लिए। अब देखिए ये 3 और ये 3 यहाँ दिख रहा है मुझे, तो ये ले लिया। अब जो बच गया है उन्हें ले लो, तो बच गया 3 और 2, तो ये ले लिए। ठीक है, ये आ गया एलसीएम, ये आ गया आपका एलसीएम। अब देख लो जोड़े कहाँ बन रहे हैं, एक तो जोड़ा यहाँ बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है। वो कह रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इनसे कट जाए। देखो ये संख्या इनसे कट जाती है पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर एक और 7 चाहिए और एक और 2 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 नीम 36 और इधर हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 4। ठीक है, ये आ गए। तो इनकी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 7056। अब आप कहेंगे कि गुणा करने में टाइम लगेगा, तो मैं इसके एक छोटा तरीका बता सकता हूँ। यूनिट डिजिट का जो मेथड होता है वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए 4 नीम 36, यहाँ 6 आ गया और 6 6 36 का 6 यहाँ आ गया और 6 भी सिर्फ इसी में है। अब आप कहेंगे कि अगर एक से ज़्यादा में 6 हो जाता, जैसे कि 506 हो जाता, तब कैसे गैस करते, तो फिर आपको ये गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर है हमारा 7056। अब इस सवाल में देखिए, ये कह रहा है एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। बस में चालक ने 39 रुपये दिए, जिससे कुल मिलाकर चंदा की राशि 1000 रुपये हो गई। मान लीजिए जैसे उसमें 10 यात्री थे तो हर एक ने 10 रुपये दिए, तो ये 10 का स्क्वायर बन गया। ऐसे ही अगर 20 यात्री होते तो वो 20-20 रुपये देते, तो 20 का स्क्वायर 400 रुपये इकट्ठे हो जाते। ठीक, यहाँ पे 100 हो गए। वो कह रहा है इनसे इकट्ठे करने के बाद, यानी यात्रियों से इकट्ठे करने के बाद चालक ने भी 39 रुपये दे दिए और 1000 रुपये हो गए। यानी कि अगर मैं इस 1000 में से चालक के हटा दूं तो ये आपके आ गए 1 और 9 में से 3 गए 6, 961 रुपये यात्रियों से लिए गए थे। अब अगर ये यात्रियों से लिए गए होंगे तो सीधी सी बात है, अगर ए यात्री होंगे तो ए रुपये दिए होंगे हर एक ने। तो ये क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। और 961 जो है 31 का वर्ग होता है। यानी कि यात्री कितने थे, 31 थे और हर एक ने 31 ही रुपये दिए और तब कुल मिलाकर 961 रुपये हुए। फिर चालक ने 39 रुपये दे दिए तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 1000 रुपये इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया 2 संख्याओं का योग और अंतर इतना है, तो उनके वर्गों में अंतर होगा। देखिए मान लिया संख्या है a और b, तो उनका योग कितना हो जाएगा, a प्लस बी यानी 100 और अंतर हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 37। देखिए सवाल सीधा सीधा है, इस कंडीशन में इन दोनों के आपस में गुणा कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 3700। लेकिन ये आया कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमें क्या निकालना है, इनके वर्गों का अंतर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल है। ये फॉर्मूला है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। और अलजेब्रा अगर आपने पढ़ी है तो ये आपको याद होगा, 10th क्लास तक तो आपने पढ़ा ही होगा कम से कम। तो अब देखो a प्लस बी यानी कितना है 100 और गुणा में a माइनस बी कितना है 37, तो कुल मिला के होनी क्या है, गुणा ही होनी है। तो अगर वर्गों का योग, 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है, तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, उनका गुणनफल हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 3700।